नमस्कार। आज हम विश्व के इतिहास के अंतर्गत तुर्की के बारे में बात करेंगे। विभिन्न मानव समूहों के मूल स्थान, उनकी उपलब्धियों और कठिनाइयों को जानने के लिए अतीत में अगर गोता लगाया जाए तो हमें ये पता लगता है कि किसी भी देश का इतिहास किस तरह से प्रारंभ होकर और कहाँ तक आया। जिन तुर्कों का मध्यकाल में अरबीकरण के माध्यम से इस्लामीकरण हो चुका था, जो आधुनिक काल में मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में अपनी इस पहचान से मुक्त होकर चाल ढाल, हाव भाव और सोचने विचारने तक में पूर्णतः पाश्चात्य दिखने को आतुर थे, यदि उनके प्राचीन काल पर नज़र डाली जाए तो एक अलग ही परिदृश्य उभरता है। ये तुर्क मध्य एशिया की एक घुमंतु जाति के अंग थे। लड़ाकू, कबीलाई इन लोगों के विश्वास आदिम थे। अन्य कबीलों द्वारा धकेले जाने पर या नए अवसरों की तलाश में ये लोग इधर उधर धावे मारते हुए बढ़ते रहे। ये नए क्षेत्र कालांतर में इनके राजनीतिक प्रभुत्व में समाविष्ट होते चले गए। इस्लाम धर्म अपना लेने के बाद तुर्कों को एक नई राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त हुई और तब वे अधिक स्थायी सफलताएं अर्जित करने में सक्षम हो सके। विभिन्न तुर्क शाखाओं ने पश्चिम की ओर बढ़ते हुए वर्तमान अफगानिस्तान, ईरान, इराक और एशिया माइनर के अनेक क्षेत्रों में अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर लिया। यद्यपि मंगोल और धर्मयुद्धों ने उनके प्रभुत्व को क्षीण कर दिया, परंतु फिर भी इन्हीं कुछ शाखाएं फलती फूलती रही। इन्हीं में से एक शाखा ने अपने नेता उस्मान के नेतृत्व में वर्तमान तुर्की के केंद्रीय भाग उत्तर पश्चिमी अनातोलिया में 1299 ईस्वी के लगभग अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य को ओटोमन एम्पायर या उस्मानी साम्राज्य के नाम से पहचाना गया। तुर्कों की यह शाखा शक्तिशाली होती गई। उनकी सीमाएं पूर्वी रोमन साम्राज्य से मिलने लगी। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुंतीना नामक नगर बसाया था। रोमन साम्राज्य के बाद विकसित पूर्वी रोमन साम्राज्य का यह नगर राजधानी बना। इस साम्राज्य और नव ओटोमन साम्राज्य की सीमाओं का आपस में मिलना भविष्य के संघर्ष का कारण बना। तुर्कों ने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए एशिया माइनर के विभिन्न प्रदेशों जैसे एजियन सागर और भूमध्य सागर के अनेक बंदरगाहों मैसिडोनिया, सोफिया, सेलोनिका, सर्बिया आदि पर अधिकार कर लिया। उस्मान के एक अन्य वंशज मोहम्मद द्वितीय ने पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत कर 1453 ईस्वी में उसकी राजधानी कुस्तुंतनिया पर भी अपना अधिकार कर लिया और कुस्तुंतनिया नामक यह नगर तुर्क साम्राज्य का राजधानी बना। तुर्कों के आधार पर ही ओटोमन तुर्क साम्राज्य की संज्ञा प्रयुक्त हुई। तुर्कों द्वारा आवासित क्षेत्र का प्रादेशिक नामकरण भी इस जाति के संबंध सूचक के रूप में तुर्की हुआ। कुछ लोग इसे टर्की उच्चारण भी करते हैं। वर्तमान तुर्की एशिया और यूरोप के संगम स्थल पर एक राष्ट्रीय राज्य है। अपने उत्थान की चरम अवस्था में ये त्रिलोकी साम्राज्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की मुख्य भूमि में प्राचीन काल में इजियन सभ्यता का विकास हुआ। बाद में होमर युग में यूनानियों ने उनके शहर ट्राय और उनकी सभ्यता का विनाश कर अपना शासन कायम किया। बाद में ये क्षेत्र रोमन साम्राज्य का अंग बना और बाद में पूर्वी साम्राज्य स्थापित हुआ और इस तरह अगले उत्तराधिकारी के रूप में उस्मानी तुर्क प्रकट हुए। ओटोमन सम्राटों ने कुस्तुंतनिया को केंद्र बनाकर पूर्वी यूरोप में बाल्कान क्षेत्र और एशिया में इराक तक का क्षेत्र तथा अफ्रीका में मिस्र तक का उत्तरी अफ्रीकी राज्यों तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया।
तुर्क विजेताओं की सैनिक प्रतिभा विलक्षण थी। उनके साम्राज्य में विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं का क्षेत्र भी सम्मिलित था और ये सभ्यताएं थी दजला फरात की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। तुर्कों ने यूरोप में बाल्कन क्षेत्रों से आगे तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कुछ समय तक तो मध्य यूरोप के हंगरी पर भी उनका प्रभुत्व रहा। तत्कालीन यूरोप के सर्वाधिक शक्तिशाली ऑस्ट्रिया के हैप्सबर्ग साम्राज्य, जिसे पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया, को 2 शताब्दियों तक तुर्क आक्रांताओं से मुठभेड़ करनी पड़ी। 1683 ईस्वी में तुर्क सेनाओं ने वियना पर आक्रमण किया, परंतु उन्हें पराजित होना पड़ा। ऑस्ट्रिया ने 1699 ईस्वी की कालोविंज और पासरोविंज संधियों द्वारा तुर्क साम्राज्य से हंगरी और ट्रांसिल्वाना प्रदेश वापस प्राप्त किए। इसके उपरांत 1774 ईस्वी की कुचुक केनार्जी की संधि द्वारा रूस ने आजोफ का बंदरगाह और अन्य सुविधाएं प्राप्त की। मोटे तौर पर 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य ने अपना विस्तार किया और 17वीं शताब्दी के अंत में इसकी निर्बलता के चिन्ह प्रकट होने लगे, जिनका ऑस्ट्रिया और रूस लाभ उठाने लगे। 1815 की वियना कांग्रेस में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के न चाहने पर तुर्की को आमंत्रित नहीं किया गया और 19वीं और 20वीं शताब्दियों में राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा से प्रेरित तुर्की के अधीनस्थ प्रदेशों ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाकर इस दिशा में प्रगति की। इस तरह तुर्की एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा और बाद में फिर तुर्की के अंदर राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ और फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ।